अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन एंड एवोपरेशन। अब आप कहेंगे कंडेंसेशन तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है और एवोपरेशन तो बिल्कुल अलग चीज़ है, तो इन दोनों का जो है वो आपस में लिंक होता है। अब एवोपरेशन क्या होती है? जब मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड से गैस की तरफ जो है वो कन्वर्ट होना शुरू होते हैं तो उसको हम कहते हैं एवोपरेशन। और कंडेंसेशन क्या होती है कि जब गैस से लिक्विड की तरफ जब मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। अच्छा, एवोपरेशन जो है वो प्रोसेस जो होता है वो कूलिंग प्रोसेस होता है। कूलिंग प्रोसेस क्यों होता है? कि मॉलिक्यूल हीट लेते हैं सरफेस से और हवा में मुंतकिल हो जाते हैं गैस की सूरत में, तो वहाँ पे क्या होता है, ठंडक छोड़ जाते हैं, तो उसको इसीलिए हम कहते हैं एवोपरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास, कंडेंसेशन जो होता है, क्योंकि जब गैशियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं तो उनके अंदर हीट होती है, तो जैसे ही उनको ठंडी हवा या कोई चीज़ ठंडी चीज़ उनको मिलती है तो वो क्या करते हैं, अपनी हीट जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक का हमने रूल पढ़ा है कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी हीट लॉस करके पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कंडेंस। जैसा कि हम देखते हैं, ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसके अंदर हमारे पास साइकिल है कि एक झील है हमारे पास, उसके अंदर से सूरज की मौजूदगी में क्या हो रही है, एवोपरेशन हो रही है। अब ये एवोपरेशन हो गई तो ये क्या हुआ, लिक्विड से गैस में मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए। अब क्या हुआ कि थोड़ी सी ठंडक उनको मिलती रही तो पानी के ज़र्रात जो है वो जमा होते रहे, जमा होते होते उन्होंने क्या कर दिया, क्लाउड बना दिए। सही है। क्लाउड जब ज़्यादा हो गए तो उनके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। जब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो उस सूरत में प्रिसिपिटेशन होना शुरू हो गई, यानी बारिश होना शुरू हो गई। जब बारिश हुई तो दोबारा पानी जो है वो जमा हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये हमारे पास साइकिल कहलाती है कि पहले एवोपरेशन हो जाती है, एवोपरेशन से वो जब हीट वेपर्स हीट लेके एवोपरेट हो जाते हैं, लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैस जो है वो ठंडी हवा लेके, ठंडी पानी से क्या होती है, ठंडक लेके अपने हीट जो है वो लॉस करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो कन्वर्ट होने के बाद जो है वो बादल बनाते हैं, फिर वहाँ से जो है वो प्रिसिपिटेशन होती है, प्रिसिपिटेशन के ज़रिए दोबारा पानी हमारे पास जमा हो जाता है। अच्छा, अब एक बात आप ये ध्यान में रखें, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट इक्वल। तो इससे क्या मतलब होता है कि एवोपरेशन का जो शुरू शुरू में रेट होता है वो ज़्यादा होता है कंडेंसेशन के मुकाबले में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तेज़ी से लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और कंडेंसेशन का अमल जो है वो स्लो होता है। लेकिन कुछ वक्त बाद कंडेंसेशन और एवापोरेशन दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। जैसे लिक्विड से गैस में मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे होते हैं और गैस से जो है वो लिक्विड में मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये एक ग्राफ में शो किया गया है। अच्छा, हमें बताया गया है कि कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कि कंडेंसेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो कंडेंसेशन आप सबको पता है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है कि जो जहाँ से हीट जो है वो रिजेक्ट होती है, एंडोथर्मिक क्या होता है कि हीट जो है वो एक्सेप्ट होती है, ली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हीट मॉलिक्यूल निकाल दे देते हैं, यानी हीट उनसे इजेक्ट हो जाती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब हीट इजेक्ट होगी तो क्या कहलाएगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अब इसमें लिखा है कि वाई इज वेपोराइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब वेपोराइजेशन जो होता है हमारे पास, जैसे हमने पीछे वेपर प्रेशर पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, पिछले लेक्चर में हमने जो वेपर प्रेशर पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि ये कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हीट लेते हैं और इजेक्ट हो जाते हैं लिक्विड टू गैस में। तो हीट ले रहे हैं, तो हीट लेने को क्या कहते हैं आप, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मॉलिक्यूल हीट लेते हैं और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी इसमें लिखा है कि वाई इज एवोपरेशन अ कूलिंग प्रोसेस। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एवोपरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस क्यों होता है, कि मॉलिक्यूल जब हीट ले लेते हैं तो सरफेस पर ठंडक छोड़ देते हैं, तो इसी वजह से जो कि है वो एवोपरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस कहलाता है आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताया चलूँ कि एक हमारे बॉयल जब आप वाटर देखेंगे, हीट रिकवरी सिस्टम देखेंगे, तो उसके अंदर जो है वो एक कंडेंसर लगा होता है। तो वो क्या करता है कि जो स्टीम जो है वो टरबाइन पे हमारे पास आ रही होती है, तो टरबाइन से जो हीट है, स्टीम है हमारे पास, सुपर हीटेड स्टीम, वो क्या होती है, कंडेंसर में आती है, कंडेंसर में आके वो कंडेंस होती है। तो ट्यूब्स के अंदर जो होता है वो ठंडा पानी चल रहा होता है और ऊपर से जो है वो स्टीम आ रही होती है। स्टीम जब ठंडे पानी के कांटेक्ट में आती है ट्यूब्स के, तो वो क्या होती है, हीट जो है वो लॉस कर देती है अपनी, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास कंडेंसर का प्रोसेस है, उसको हम क्या करें, कंडेंसेशन कहते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई इज ओशियन वाटर सॉल्टी, कि समंदर का पानी जो होता है वो
ज़्यादा नमकीन क्यों होता है? क्योंकि वो 35,000 और 40,000 जो है वो ppm तक उसके TDS कंडक्टिविटी होती है, तो इसी वजह से जो है वो ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो होता क्यों है? क्योंकि एवोपरेशन जब होती है तो वो अपने जब वाटर वेपर जो है वो लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो वो अपने जो मिनरल्स हैं वो छोड़ देते हैं नीचे। तो एक एक वजह तो ये है, सही है। और दूसरी वजह क्या है कि जब प्रिसिपिटेशन होती है, जब बारिश होती है, तो वो थोड़ी सी एसिडिक होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके अंदर मिल जाती है, तो वो थोड़ी कार्बोनिक एसिड बना लेती है। और जब वो एसिडिक जो है रेन वाटर जब किसी पत्थर पे या पहाड़ों पे गिरता है, तो उसके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम साइन होते हैं उनको तोड़ देता है। तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है पानी के ज़रिए जो है वो समंदर में शामिल होते हैं, तो वो TDS जो है उसकी बढ़ा देते हैं, यानी सॉल्टी या मिनरल्स बढ़ा देते हैं उसके, एक तरह से आप यूँ कह लें। अब ये कह रहे हैं कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ये भी एक कंडेंसेशन का ही प्रोसेस है कि आप किसी भी बर्तन में सॉल्टी वाटर जो है रखते हैं। समंदर का पानी जो होता है आपने देखा गया होगा, वो घड़ों बड़े बड़े जो होते हैं पोर्शन में जो है वो भर दिया जाता है, और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो सारा का सारा पानी जो है वो एवोपरेट हो जाता है, और नीचे क्या रह जाता है हमारे पास? सॉल्ट रह जाता है। तो ये भी एक जो है वो प्रोसेस है कि वो पानी एवोपरेट हो गया और हमारे पास क्या बच गया? सॉल्ट बच गया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कंडेंसेशन एंड एवोपरेशन का। ठीक है, और आप ये भी देखते हैं कि अगर आप समंदर का पानी जो है, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, बाकी मज़ीद जो है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है इसको डिस्कस करेंगे। आप ये देखते हैं कि आप समंदर का पानी अगर पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। ठीक है, समंदर का पानी आप पीते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे अंदर दो सेल्स होते हैं, एक हाइपरटोनिक होता है और एक हाइपोटोनिक होता है। सही है, हाइपरटोनिक क्या होता है? जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है और पानी की मिकदार कम होती है। और हाइपोटोनिक क्या होता है? जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, सॉल्ट की मिकदार कम होती है। तो आप क्या करें, अगर इनटेक कर लेंगे आप सॉल्टी वाटर, तो क्या होगा? आपके जिस्म के अंदर मिनरल्स की तादाद और बढ़ जाएगी, जबकि आपको पानी लेना था। पानी पीने से क्या होता है? पानी आप पीते हैं तो वो मिनरल जो होते हैं आपके पानी में डिज़ोल्व होकर रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अब क्या किया आपने? नमक वाला पानी पिया, तो क्या होगा? मिनरल्स की जो तादाद है बढ़ जाएगी, और इस वजह से आपको डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो स्किन रफनेस और आँखों के अंदर जो जलन होती है वो हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगी, और नर्वस सिस्टम जो है आपका वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कंडेंसेशन है एवोपरेशन का थोड़ा टॉपिक था। इसके अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें और भी जो है वो ऐड कर दी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद जो है वो इतनी नॉलेजेबल वीडियोस वगैरह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।